हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग वंस अगेन। अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के वीडियो नंबर 3 सेगमेंट 3 यानी ट्रांसपोर्टेशन के साथ मैं कमल शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल कमल एकेडमिक कोच में स्वागत करता हूं। बच्चों, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला सेगमेंट है लाइफ प्रोसेस का, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे कॉम्प्लिकेटेड और सबसे बड़ा पार्ट है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को समझाने के लिए मैं बहुत सारे ट्रिक्स बीच बीच में यहाँ पर यूज़ करूँगा आपके लिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशंस बार बार समय समय पर मिलते रहें। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा वो आपको ये चैप्टर पूरा और पूरा सिर्फ एक अटेम्प्ट में लर्न करने में मदद करेगा। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर, ट्रांसपोर्टेशन। नाउ वी ऑल नो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स टू कैरी द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने की प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो खाना हम खाते हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक में उसका एब्जॉर्प्शन होता है और रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टू वेरियस सेल्यूलर लेवल्स। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का होना है। उसके बाद उस चीज़ का, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पर्टिकुलर मीन या मीडियम को यूज करते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ से और मान लीजिए दिल्ली जाना है तो मैं आई कैन बोर्ड अ बस, आई कैन गो थ्रू विद माई बाइक, आई कैन बोर्ड अ ट्रेन। लेकिन अगर मुझे यहाँ से यूएस जाना हो तो आई कैन नॉट बोर्ड अ बस और अ ट्रेन। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वेरियस मीडियम पे डिपेंड करता है। उन मीडियम के हिसाब से उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो जल्दी से हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आते हैं। वी ऑल नो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग। वेरियस एनिमल्स का अपने कोर्स में नहीं है, तो हम बात करेंगे केवल प्लांट और ह्यूमन बीइंग की। तो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट for the transportation of water and minerals in plant, there are specific tissues जिन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टिव टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टिव टिश्यूज। कंडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? देयर आर टू कंडक्टिव टिश्यूज, वैसे तीन होते हैं, जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। कैम्बियम का क्या काम होता है कि वो जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंस के लिए क्या क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जनरली क्या होता है कि इन दोनों के डिफरेंसेस हमारे कोर्स में आते हैं, यहीं से इनका मेन काम भी अपने समझ में आ जाएगा। जैसे जाइलम और फ्लोएम दोनों के ही चार चार कंपोनेंट्स होते हैं। जाइलम के चार कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। जबकि फ्लोएम के चार कंपोनेंट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, जाइलम controls the transportation of water and minerals into the plant, while phloem controls the transportation of food into the plant. The cells of xylem are generally dead. Xylem में ज्यादातर सेल्स डेड होती हैं एक्सेप्ट जाइलम पेरेन्काइमा, जबकि फ्लोएम में ज्यादातर सेल्स जो होती है वो लिविंग होती हैं एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स। फाइन। Xylem fibers are also called wood fibers, while phloem fibers are also called bast fiber। तो ये चार डिफरेंसेस मैंने आपको बताए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जनरली, या तो डिफरेंस का आएगा तो 3 नंबर का आएगा, और अगर दोनों के चार चार कंपोनेंट्स के नाम पूछे जाएंगे तो 1 नंबर में आएगा, दोनों के फंक्शन पूछे जाएंगे तो भी 1 नंबर में आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर तैयार कर लिए। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और अगले सेगमेंट के लिए अगला पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। देखो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, इट टेक्स प्लेस इन सर्टेन स्टेप्स। बड़ा इजी है समझने में।
हाँ, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट समझना होगा। देखो यहां पर मैंने 4 पर्टिकुलर पॉइंट लिखे हैं, ट्रांसपायरेशन, सक्शन प्रेशर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, ये चारों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और इन चारों को समझते ही हमें पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होगा? वी ऑल नो दैट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, या कह सकते हैं वाटर वेपर्स। कभी कभी तेज गर्मी में हम पेड़ के नीचे से निकलते हैं तो हम अपने ऊपर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स महसूस करते हैं। किसके कारण होती है? हमें रेन सा महसूस होता है, बट इट इज एक्चुअली द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट थ्रू ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या हो गया? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। ट्रांसपायरेशन का जो बेसिक यूज होता है वो प्लांट के टेम्परेचर कंट्रोल को करने के काम आती है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपायरेशन के बारे में एक बड़ी फेमस बात है, ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड द नेसेसरी इविल ऑफ प्लांट बॉडी। नेसेसरी इविल यानी कि ऐसी बुराई जो कि बहुत जरूरी होती है। बात करते हैं जरूरी क्यों है और बुराई क्यों है। बुराई तो इसलिए होती है क्योंकि जितना भी प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं वो सारा का सारा ट्रांसपायरेशन के टाइम में लॉस्ट हो जाता है, इसलिए ये एक इविल है। इविल मतलब बुराई है। और नेसेसरी क्यों है? क्योंकि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल इनटू द प्लांट देयर इज नो अदर मीडियम देन वाटर। पानी के अलावा कोई और मीडियम नहीं है जिसके थ्रू मिनरल्स पूरे प्लांट में मूव कर सकते हो। ठीक है, तो नेसेसरी है क्योंकि इसके थ्रू बॉटम से लेके टॉप तक मिनरल्स को चलने को मीडियम मिल जाता है। लेकिन इविल क्यों है? क्योंकि जितना पानी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब प्लांट में ट्रांसपायरेशन होता है तो अपर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पानी की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? पानी की कमी। तो ड्यू टू ट्रांसपायरेशन द स्केर्सिटी ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है, अब क्या होगा? जब पानी की कमी हो जाएगी अपर बॉडी पार्ट्स में तो वो क्या करेंगे? वो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन टू द लोअर बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट्स। अपर बॉडी पार्ट्स एक प्रेशर अप्लाई करते हैं किस पर? रूट्स पे, लोअर बॉडी पार्ट्स पे, कि भाई एब्जॉर्ब मोर एंड मोर वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी जल्दी से एब्जॉर्ब करो और ऊपर तक पहुंचाओ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रेशर को क्या कहते हैं? सक्शन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्शन प्रेशर। और क्योंकि ये प्रेशर किसके कारण क्रिएट हुआ है? ट्रांसपायरेशन के कारण क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसको ट्रांसपायरेशन पुल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, ट्रांसपायरेशन पुल क्या करता है? ये हेल्प करता है मिनरल्स और वाटर को ऊपर पहुंचाने में। ठीक है, जैसे ही ट्रांसपायरेशन पुल यानी कि सक्शन प्रेशर अप्लाई होता है रूट्स पे, तुरंत से रूट्स जो होती हैं दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स, द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं? सैप कहते हैं, SAP सैप। दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट का, क्योंकि पानी की कमी ऊपर बॉडी पार्ट्स में हो रही है, द सैप मींस द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल स्टार्ट असेंडिंग इन द प्लांट। इट राइजेस अप इनटू द प्लांट बॉडी एंड दिस इज नोन एज एसेंट। एसेंट मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना। एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब सैप मींस मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना। तो एसेंट ऑफ सैप मतलब वाटर एंड मिनरल के मिक्सचर का प्लांट बॉडी में ऊपर की तरफ चढ़ने की प्रोसेस को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स इज रेगुलेटेड बाय दीज 3-4 प्रोसेसेस। क्लियर है? यहां पर हमारा ट्रांसपायरेशन, सक्शन प्रेशर, एब्जॉर्प्शन और एसेंट ऑफ सैप, 4 पॉइंट्स को याद करते ही पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल याद हो जाता है। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया।
अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनटू द प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनटू द प्लांट के बारे में बहुत ज्यादा कोर्स में नहीं पूछा जाता। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नेम द स्पेसिफिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इनटू द प्लांट। तो हम इसका 1 नंबर का आंसर होता है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऐसा क्यों होता है? लोकेशन मतलब आप जानते हैं, ट्रांस का मतलब चेंज होना। ट्रांसलोकेशन क्योंकि हम सभी को पता है कि प्लांट में फूड कहाँ बनता है? द ग्रीन बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे लीव्स, कई बार स्टेम में भी होता है, ठीक है। और वहां से फिर ये सारे बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या होता है? सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या यूज करते हैं? टर्म को ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसलोकेशन को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुंच। तो मुंच ने एक थ्योरी दी जिसको कि हम क्या कहते हैं? मुंच हाइपोथेसिस कहते हैं। एंड द थ्योरी वाज बेस्ड ऑन नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। बड़ा सिंपल है, कह सकते हैं कि फूड जो होता है वो कहाँ बनता है? द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। वहां पर वो सबसे पहले एक्वस फूड सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? एक्वस फूड सॉल्यूशन में। एंड देन विद द हेल्प ऑफ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल इट डिफ्यूजेस टू वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यहां पर अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड भी कंप्लीट हो जाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड, यही मेन सेगमेंट हमारे यहाँ पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, जो कि इन पर्टिकुलर दोनों पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया। यहां से आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग, तो हम सभी को पता है या नहीं पता तो पता हो जाएगा कि फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 2 स्पेसिफिक सर्कुलेटरी सिस्टम्स। नंबर 1 इज blood circulatory system and number 2 is lymphatic system. blood circulatory and lymphatic. तो सबसे पहले हम बात करेंगे blood circulatory system की। blood circulatory system है क्या? blood circulatory system consists of few main components like blood, heart and blood vessels. heart is the pumping station of blood into the body part. heart का क्या काम होता है? ये ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी में। और ब्लड के साथ जो मिक्स फॉर्म में होते हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस, जैसे ऑक्सीजन होता है, वाटर, मिनरल्स होते हैं, दे मूव ऑल थ्रू द बॉडी पार्ट्स। फाइन। तो हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन एंड ब्लड वेसल्स, द ब्लड मूव्स थ्रू आउट द बॉडी इन सर्टेन वेसल्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमने और भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है आर्टरीज के बारे में, वीन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में। फिर भी मैं एक मेन बेसिक डिफरेंस या कह लो 2 मेन बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। पहला, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज क्या होती है? ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से प्योर ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी में ले जाती है। प्योर ब्लड, प्योर मीन्स ऑक्सीजनेटेड। फाइन। 2 डिफरेंसेस हो गए क्या? एक तो आर्टरीज हार्ट टू बॉडी ले जाती है और वीन्स क्या करती है? बॉडी टू हार्ट लाती है, ठीक है। आर्टरीज में क्या होता है? प्योर ब्लड मूव करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, वो भी मैं आगे बताऊंगा। एंड वीन्स में कैसा मूव करता है? वीन्स में इम्प्योर यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, वीन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है, जिसके कारण आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। क्यों होती है थिक? सो दैट दे कैन विथस्टैंड द प्रेशर ऑफ ब्लड। अगर क्या होगा? वीन्स आर्टरीज की वॉल्स पतली होगी तो उन पे प्रेशर अप्लाई होगा और प्रेशर से वो रप्चर कर सकती है, ठीक है, और हिमरेज हो सकता है। तो आर्टरीज की वॉल्स थिक होती है, वीन्स की थिन होती है। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर हाई होता है, वीन्स में ब्लड प्रेशर लो होता है। आर्टरीज अवे फ्रॉम द ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट इनटू द बॉडी, वीन्स फ्रॉम द बॉडी इनटू द हार्ट। और आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वीन्स डीऑक्सीजनेटेड। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, इनको याद रखना है। इसके अलावा क्या होता है? कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज
there is a network of very fine blood vessels into the body that connect arteries and veins together, and these are known as capillaries. capillaries का कोई यही काम होता है कि वो क्या करती हैं, आर्टरीज को और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड क्या कंसिस्ट करता है, ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका कलर कैसा होता है, जी नहीं, रेड नहीं होता। जिन लोगों ने रेड सोचा है वो गलत है। ब्लड इज कलरलेस बट इट अपीयर्स टू बी रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट, है ना। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। उसका नाम क्या बताया था, हीमोग्लोबिन। किसके कारण होता है, क्योंकि उसमें आयरन का ऑक्साइड होता है, जिसके कारण उसका कलर रेड होता है, ठीक है। तो blood appears to be red. It is a fluid connective tissue which consists of main parts plasma, RBC, WBC and platelets. Plasma, RBC, WBC and platelets. Plasma क्या होता है, ये fluid होता है जो पूरे ब्लड का 55% में अकेला प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इनटू इट and it provide the nourishment to RBC, WBC and platelets. इसका काम होता है इनको nourishment provide करना, ठीक है। RBC red blood cells, इनका क्या काम होता है, red blood cells के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। और इसमें ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है वो मूव करती है बॉडी में। WBCs क्या होती है, white blood cells, these are the soldiers of the body, means they form the immune system of the body. They help to fight against various diseases. Clear? Platelets. Platelets का क्या काम होता है, जब इंजरी होती है तो they form a clot to prevent excessive blood loss. Blood loss को रोकने के लिए वो क्या करती हैं, क्लॉट करती है, खून का क्लॉट कर देती है, जमा देती है खून को, ठीक है। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लड में ऐसा क्या होता है कि वो बॉडी के अंदर तो नहीं जमता, लेकिन बाहर आते ही क्लॉटिंग हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं हेपेरिन। क्या होता है, हेपेरिन। हेपेरिन के कारण क्या होता है, जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं होता, लेकिन वेसल्स के बाहर आते ही क्लॉट हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में से एक है, फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है क्लास 9th में बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में कि ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 2 होते हैं ऑरिकल और 2 होते हैं वेंट्रिकल, और ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट, कि भाई ब्लड जो है वो हार्ट से मूव किस तरीके से करता है। तो उसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। वैसे तो पूरी प्रोसेस काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन एक ट्रिक याद कर लो कि जब हम परेड करते हैं, स्कूल में हमारे परेड होती है, हम कभी भी कोई आर्मी की ड्रिल देखते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, जब परेड करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। लेकिन जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को याद करेंगे तो हमारी ट्रिक काम करेगी, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। जैसे ही राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट याद करेंगे, हमारा पूरा फ्लो ऑफ ब्लड इजीली 1 सेकेंड के अंदर याद हो जाएगा। देखो कैसे, हमने ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, यानी कि राइट राइट, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इसको कनेक्ट करके जरा समझ लेते हैं क्या होता है। 2 मेन वीन्स होती है। वीन्स का क्या काम होता है कि वो इम्प्योर ब्लड को बॉडी से हार्ट में लेकर आती है। तो 2 मेन वीन्स होती हैं, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा। सुपीरियर वेना कवा का क्या काम होता है, ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है, इम्प्योर ब्लड को, और राइट ऑरिकल में ले जाकर छोड़ देती है। इंफीरियर वेना कवा ये क्या करती है, लोअर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है और राइट ऑरिकल में ले जाकर छोड़ देती है। अब राइट ऑरिकल कहता है भाई मेरे मतलब का नहीं है ये काम, मैं तो ये खराब ब्लड मेरे क्या काम का। तो ये क्या करता है, उसको सीधे से राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए भेज देता है लंग्स को। किसके पास, लंग्स के पास। किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरीज की हेल्प से। मैंने बताया था
Pulmonary arteries are the only arteries which carry impure blood. Impure means deoxygenated. ठीक है, तो pulmonary arteries की हेल्प से किसके पास भेज देता है? लंग्स के पास. लंग्स इसको क्या करता है? प्यूरिफाई कर देता है, ऑक्सीजनेट कर देता है, एंड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स ये कहां भेज देता है? इसको राइट ऑरिकल में भेज देता है. ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल में भेज देता है. लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है. और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? एक मेन आर्टरी होती है जिसका नाम होता है ऑर्टा, AORTA. ऑर्टा के थ्रू से थ्रू आउट द बॉडी, ऑल द बॉडी पार्ट्स में इसको भेज देता है. ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं. सुपीरियर इंफीरियर वेन हुआ इम्प्योर ब्लड को ले जाती है कहां पर? राइट ऑरिकल में. राइट ऑरिकल उसे कहां भेज देता है? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू से भेज देता है लंग्स में. पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जब ब्लड आता है, यहाँ पर उसका ऑक्सीजनेशन होता है. ऑक्सीजनेशन के बाद उसको भेज देते हैं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में. लेफ्ट ऑरिकल से जाता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से मेन आर्टरी ऑर्टा के थ्रू ये ऑल द बॉडी पार्ट्स में भेज दिया जाता है. ठीक है, तो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट. ठीक है, समझ में आया? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने अपने डायग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है. एक लंग्स से राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल की तरफ, और एक लंग्स की तरफ. यहाँ पर ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, और इधर साइड में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो आई होप मैं यहाँ तक आपको टॉपिक समझा पाया. इससे आगे इससे बहुत सारे कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको यहाँ पर डीपली डिस्कस करने वाला हूँ. तो ये इतना जो डिफिकल्ट टॉपिक था वो हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा, और पूरा जो फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट है हम वो 2 मिनट में याद कर लेंगे. और ये एग्जाम में जरूर आता है. हाँ, हार्ट का डायग्राम आता है, तो डायग्राम आप एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं. अगर इजी डायग्राम चाहिएगा तो मैं वहाँ पे कमेंट बॉक्स में आपको इजी डायग्राम अवेलेबल करा दूंगा. ठीक है, हाँ, उसके बाद इससे कनेक्टेड कुछ टर्म्स होती है जैसे डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब हमने अभी फ्लो ऑफ ब्लड देखा था थ्रू ह्यूमन हार्ट, तो हमने क्या देखा? द ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट. ब्लड दो तरीके से मूव करता है. पहला, ब्लड मूव फ्रॉम हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट. इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन. Also blood move from heart to lungs and lungs to heart. किसकी हेल्प से मूव कर रहा था? पल्मोनरी वेन्स एंड पल्मोनरी आर्टरीज. तो इसी की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. क्या? blood moves from heart to body, body to heart. It is called systematic circulation. It also moves from heart to lungs and lungs to heart. हार्ट से लंग्स में जाता है और वापस हार्ट में आ जाता है. इसको हम क्या कहते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. अगर हम इन दोनों टाइप के सर्कुलेशंस को मिला दें तो ये क्या कहलाता है? इट इज टर्म्ड एज डबल सर्कुलेशन. अब अगर डबल सर्कुलेशन दो टाइप से पूछा जाता है, कभी 3 नंबर में भी आता है, कभी 1 नंबर में भी आता है. तो अगर 1 नंबर में आए तो हम उसको केवल सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं. क्या? कि द फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 हार्ट बीट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. फ्लो ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 हार्ट बीट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. और अगर 3 नंबर में आए तो डेफिनेशन के बाद हम ये डायग्राम बना सकते हैं. डायग्राम बनाकर हम इसके बारे में एक एक लाइन चाहे तो लिख भी सकते हैं. हमारे 3 नंबर पक्के. ठीक है, ये ट्रिक है. इस ट्रिक्स को याद रखें. मैं इसलिए आपको सारी चीजें डिस्कस करते हुए चल रहा हूं, तो भूले नहीं. और इसी तरीके से डबल सर्कुलेशन याद करें. इसके अलावा यहां से कुछ कनेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं जैसे ईसीजी. ईसीजी क्या होता है? ईसीजी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? इट इज अ मशीन, इट इज एन इक्विपमेंट विच इज हेल्प टू डिटेक्ट द हार्ट डिजीजेस. आपने देखा होगा जब कभी भी हिंदी मूवी में किसी हीरो को कोई बहुत बड़ी बीमारी दिखानी होती है तो 2 काम करते हैं. एक तो ऑक्सीजन का मास्क लगा देते हैं उसके, और दूसरा क्या करते हैं? उसके मशीनें लगाकर और उसको टीवी सा दिखा देते हैं, और उसमें क्या होता है? पल्स चलती है. ठीक है,
और जब वो हीरो मर जाता है तो क्या होता है, वो सीधी हो जाती है पल्स। तो दैट इक्विपमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, उसमें जो ग्राफ आता है, जो पल्स आती है ऊपर नीचे, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं द इक्विपमेंट विच इज यूज्ड to detect the heart diseases is known as electrocardiogram. The graph obtained by electrocardiogram is known as electrocardiograph and this technique is known as electrocardiography. ठीक है, यहां से आप इसको भी समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू help in the process of contraction and relaxation of different chambers of the heart. ठीक है, ये हार्ट के चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के काम आता है। ठीक है, ये डिवाइस होती है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय पेसमेकर, वेयर द नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड एंड ऑल्सो नेम द नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आप याद कर लीजिए। पेसमेकर सबसे पहले, पेसमेकर क्या है, इट इज अ डिवाइस which is surgically placed in the human heart at the apex of right auricle के apex मतलब टॉप पर होता है ये, और ये क्या होता है, it helps in the contraction and relaxation of heart। ठीक है, समझ में आई बात। अब बात आता है what is natural pacemaker of human heart, तो यहां पर याद कर लेंगे एक नाम, SA node। SA node is the natural pacemaker of the human heart। SA मतलब साइनोआर्ट्रियल नोड। साइनोआर्ट्रियल नोड इज नेचुरल पेसमेकर ऑफ ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन हार्ट। ठीक है, यहां से आगे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ब्लड ग्रुप से। तो ब्लड ग्रुप्स हमने पहले भी वैसे पढ़े हुए हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स, A, B, AB एंड O। ठीक है, यहां से जनरली क्वेश्चन आपके कोर्स में अभी तक आया है, कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। हम सभी को पता है कि जो O होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है, और AB जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट। मतलब O ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है, वो AB को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, O को भी दे सकता है, लेकिन लेगा किससे, केवल O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही वो ब्लड ले सकता है। ठीक है, और AB क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब ये किसी से भी ले सकता है। A का ब्लड ग्रुप भी इसको चढ़ाया जा सकता है, B का, O का और AB का, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। लेकिन यहां से थोड़ा एक्स्ट्रा हमसे पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में कि भाई क्वेश्चन एज इट इज आता है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आप याद रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग या वन बॉडी टू अनदर इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब ब्लड चढ़ाया जाता है तो इस प्रोसेस को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और याद क्या रखना चाहिए, पहले जैसे मैं लाइन बोल रहा हूं उसी फॉर्म में आपको याद होना चाहिए क्या, कि व्हाइल ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एंटीजन्स ऑफ डोनर, क्या, एंटीजन्स ऑफ डोनर should not be similar to the antibodies of the recipient. Antigens of donor should not be similar to the antibodies of recipient. हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी समझ लो कैसे है, क्या है। अगर चढ़ा दे तो क्या होगा, देखो एंटीजेंस क्या होती है, एंटीजेंस आर द फॉरेन प्रोटीन्स, बाहर से प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स मतलब हमारी बॉडी उसको नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी वे में रिस्पॉन्ड जरूर करेगी। ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और उसका डाइजेशन कर लेती है। ऐसा नहीं होगा कि हम खाना खा लें और वो डाइजेस्ट ना हो। ठीक है, तो जो फॉरेन प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं वो कहलाते हैं एंटीजेंस। ठीक है, और जो हमारे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट एंटीजेंस वो एंटीबॉडीज कहलाते हैं। जैसे चिकन पॉक्स अगर किसी व्यक्ति को लाइफ में एक बार हो गया तो वो दोबारा नहीं होता। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना हमारे बॉडी में क्यों इतना ज्यादा इफेक्टिव है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसके अगेंस्ट अभी तक एंटीबॉडीज डेवलप नहीं की है। ठीक है,
तो एंटीजन्स ऑफ डोनर शुड नॉट बी सिमिलर टू द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, क्लियर है बात। नाउ ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी। ये केवल आपको फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएशन ए और बी ले लिया है, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ए बी में एंटीजन ए एंड बी बोथ, बट एंटीबॉडीज रिमेन एब्सेंट। और ओ में एंटीजन एब्सेंट होते हैं, एंटीबॉडीज ए एंड बी बोथ होते हैं। ठीक है, एंटीजन्स ऑफ डोनर। अब देखो ओ सबको डोनेट क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है। एंटीजन नहीं है तो किसी भी एंटीबॉडी से मिलने का इसका सवाल ही नहीं होता। सपोज करो हम ए ब्लड ग्रुप वाले को बी का ब्लड चढ़ा देते हैं, तो ए का एंटीजन क्या है, ए, और बी का एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीजन ऑफ डोनर शुड नॉट बी सिमिलर टू द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट। अब ये इस केस में क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगी। सेम हो जाएंगी तो ये क्या कर देंगी, क्लॉगिंग कर देंगी, एक क्लॉट बना देगी वेसल्स के अंदर, और उससे क्या होगा, वेसल्स के अंदर ही वो क्लॉट हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाएगा, वेरियस पार्ट्स को ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाएगी, पैरालिसिस हो सकता है और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं एग्लूटिनेशन। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है आरएच फैक्टर में, वो भी मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद करते हैं आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। तो ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी के बाद, ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर करने के बाद आरएच एंटीजन की डिस्कवरी हुई। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया आरएच फैक्टर को, कहां पर, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में मंकीज की एक ब्रीड पाई जाती है जिसे रेसस मंकी कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब डिस्कवर किया तो उन्होंने देखा कि रेसस मंकी में एक स्पेशल टाइप के एंटीजन है ब्लड में। ये ह्यूमन ब्लड में भी पाई जाती है, लेकिन तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है, तो उस रेसस मंकी के नाम पर ही इसका नाम आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर रख दिया गया। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी, मतलब मेरे अंदर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, लेकिन साथ ही उसमें आरएच भी प्रेजेंट है। तो अगर आरएच प्रेजेंट होता है तो हम पॉजिटिव लगाते हैं, आरएच एब्सेंट होता है तो हम नेगेटिव लगाते हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एंटीजन ए है लेकिन आरएच एब्सेंट है। ठीक है, समझ में आया। आरएच से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट कॉम्प्लिकेशन में टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इफ द मदर इज आरएच नेगेटिव एंड हर बेबी इज आरएच पॉजिटिव। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली आता है, इफ द मदर इज आरएच negative and her baby is RH positive, what complication may take place during pregnancy? प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर होता है, if the mother is RH negative and her baby is RH positive, the mother may lose her baby, बेबी की डेथ हो सकती है। the mother may lose her baby due to the process of agglutination। agglutination मतलब बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी को जब कुछ समझ में नहीं आता, फॉरेन लगता है उसको, तो उसको किल कर देती है। ठीक है, तो आवर बॉडी किल्स द बेबी इन द एम्ब्रियो। ठीक है, उसको वहीं की वहीं एम्ब्रियन स्टेज में किल कर देती है। कब, इफ द मदर इज आरएच नेगेटिव एंड हर बेबी इज आरएच पॉजिटिव। इसीलिए क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टेस्ट होता है आरएच का, और फिर एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे हमारी बॉडी आरएच को धीरे धीरे रिकवर करने लगती है, समझने लगती है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। इसको कहते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ गया है। ठीक है, यहां से मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस किए हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस और हैं, तो जब मैं एंड में क्वेश्चंस की वाली वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, देयर आर टू सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अनदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी में दो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। दोनों का डिफरेंस कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है 3 नंबर में। ब्लड appears to be red, lymph is colorless। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लिम्फ में नहीं पाया जाता है। ब्लड क्या करता है, ब्लड डबल सर्कुलेशन शो करता है, लिम्फ केवल सिंगल डायरेक्शनल फ्लो शो करता है, यानी कि हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट। जबकि ब्लड क्या करता है, डबल सर्कुलेशन, हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, दोनों शो करता है। ठीक है,
हार्ट इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है, लिम्फ में। हार्ट जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस का काम करता है, लिम्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस के साथ साथ इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी बनाने में भी काम करता है। तो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको 3 से 4 पॉइंट याद है तो आपका काम पक्का। लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, देखो पूछा नहीं गया है हालांकि बहुत टाइम से, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहले क्या होता है, राइट ऑरिकल ऑफ हार्ट में से प्लाज्मा लीक हो जाता है। क्या लीक होता है, प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा जाकर क्या होता है, सेल्स के जो बीच में गैप होते हैं उनमें जाके फिल हो जाता है, ठीक है। हमें पता है प्लाज्मा हाईली न्यूट्रिशियस होता है, प्लाज्मा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो जो सेल्स होती हैं वो अपने काम के न्यूट्रिएंट्स उसमें से एब्जॉर्ब कर लेती हैं और साथ ही उसमें क्या करती हैं, अपने वेस्ट जैसे कि वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स डेड हो जाते हैं या मर जाते हैं या टूट फूट हो जाती है उनमें, वो उसको कहाँ छोड़ देती है, लिम्फ में छोड़ देती है, ठीक है। यहां से लिम्फ का नाम एक और चेंज हो जाता है, लिम्फ को इस समय पर ECF कहते हैं। क्या कहते हैं, ECF। पूछा जाता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ लिम्फ, तो आप बोल देंगे ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इज द अनदर नेम ऑफ लिम्फ, ठीक है। यहां से लिम्फ क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है उसी तरीके से लिम्फ कैपिलरीज का भी नेटवर्क होता है। तो ये लिम्फ कहाँ पे एंटर कर जाता है, लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है। लिम्फ कैपिलरीज इसे ले जाकर कहाँ छोड़ देती है, लार्जर लिम्फ वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं वैसे ही लिम्फ की भी वेसल्स होती हैं, ठीक है। वहां ले जाकर इसको छोड़ देती है लिम्फ वेसल्स में, जहां पर लिम्फ नोड्स होती हैं, जगह जगह पर कुछ इस तरीके से लिम्फ नोड्स होते हैं। यहां पर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। लिम्फोसाइट मतलब स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, जिसके कारण इसका नाम लिम्फ पड़ जाता है, ठीक है। और यहां से लार्जर लिम्फ वेसल्स में से विद द हेल्प ऑफ सबक्लेवियन वीन्स, सबक्लेवियन वीन इसे ले जाकर दोबारा कहां छोड़ देती हैं, राइट ऑरिकल में छोड़ देती है, राइट ऑरिकल में छोड़ देती हैं। और ये पूरा का पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अपना ट्रांसपोर्टेशन का पूरा सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप मैं आपको समझा पाया। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, तो आप उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, अभी थोड़े दिन में हम नोट्स की PDF भी अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, तो आप वहां से नोट्स भी ले सकते हैं। पर हाँ, उस सब के लिए आपको क्या करना होगा, आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियोस को शुरू से लेके अंत तक देखना है और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाकर जब ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तभी हमको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिलेंगे। इसलिए मैं अगली वीडियो यानी एक्सक्रीशन वाले सेगमेंट की वीडियो लेकर आपके पास कल या परसों में आऊँगा। तब तक आप इसके पढ़ने के बाद क्वेरीज आप निकाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, ओके, थैंक यू, गुड बाय।